बिजली के बिलों में लाखों रुपए का फ्रॉड सामने आया। बिजली सार्फिन के पुराने मीटर्स गायब करके फेस्को को लाखों का नुकसान पहुंचाया गया। एसडीओ गार्डन कॉलोनी मियां उमैर की जानिब से रिश्वत लेकर हजारों यूनिट इस्तेमाल करने वाले मीटर्स गायब करने का इंकशाफ हुआ है। इंक्वायरी बैठा दी गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस अली, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी बिल्कुल, चिराग तले अंधेरा। सार्फिन के पुराने मीटर्स गायब करके महकमा को लाखों रुपए का चूना लगाया गया। फेस्को का एसडीओ हजारों यूनिट से इस्तेमाल करने वाले मीटर्स गायब करने लगा। एसडीओ मियां उमैर की जानिब से मुबैना तौर पर सार्फ से रिश्वत लेकर जो है वो मीटर गायब किया गया, जिस पर जो है वो एसडीओ गार्डन कॉलोनी मियां उमैर के मीटर गायब करने के मामला पर जो है वो एक्शन पीपल्स कॉलोनी राउजदार की जानिब से इंक्वायरी कमेटी भी बैठा दी गई है। और इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट्स के मुताबिक सार्फिन के हजारों यूनिट्स का बिल मीटर गायब करके जो है वो एसडीओ मियां उमैर की जानिब से खत्म किया गया। और इसके साथ साथ एक मीटर से जो है वो 4500 यूनिट इस्तेमाल हुए, जिस पर एसडीओ मियां उमैर की जानिब से उस मीटर को गायब करके उसकी जगह नया मीटर लगा दिया गया। और इसके साथ साथ जो फेस्को के कागजात हैं, जो मीटर का रिकॉर्ड होता है, उसमें भी जो है वो बुर्द की गई। और जिन सार्फिन से मुबैना तो फीसद वसूल की गई थी, उनके मीटर जो है वो गायब किए गए। इससे मुतल्लिक फेस्को काम का यही कहना है कि एसडीओ मियां उमैर की जानिब से आज सार्फिन के मीटर गायब करने का जो इल्जाम है, उस पर इंक्वायरी कमेटी भी बैठा दी गई है। इंक्वायरी कमेटी को जो है वो जांच पड़ताल करने की हदायत जारी की गई हैं। इंक्वायरी कमेटी की जांच पड़ताल के बाद एसडीओ मियां उमैर के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पहले ही सार्फिन की जानिब से शिकायत दर्ज कराई जा रही थी फेस्को हेडक्वार्टर में कि गार्डन कॉलोनी सब डिवीजन में मन के मीटर्स लगाए जा रहे हैं, जबकि आम सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 6-7 गार्डन कॉलोनी सब डिवीजन में सार्फिन ने डिमांड नोटिस की फीसें अदा की हैं, मगर उनके मीटर्स नहीं लग रहे, जिस पर जो है वो फेस्को हेडक्वार्टर में दरखास्तें भी सार्फिन की जानिब से दी गई थी। और अब जो है ये एक बड़ा इंकशाफ हुआ है एसडीओ गार्डन कॉलोनी मियां उमैर से मुतल्लिक के सार्फिन के जो मीटर्स हैं वो गायब करके उनकी जगह नए मीटर्स लगा के हजारों रुपए यूनिट्स का मनपसंद अफराद को रिलीफ फराहम किया गया, जिस पर एक्शन राउजदार की जानिब से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। और ये हदायत की गई है कि मामला की जो है वो बारीक बीनी से इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किन किन सार्फिन को रिलीफ फराहम किया गया है, ताकि उन सार्फिन को दोबारा से बिजली के बिल चार्ज किए जा सकें। और जो अमला गार्डन कॉलोनी सब डिवीजन का इसमें मुलव्वस पाया गया है, वो एसडीओ हो या फिर दीगर लाइन स्टाफ, उसके खिलाफ सख्त से सख्त जो एक्शन है वो लिया जाए। मजीद फेस्को काम का ये कहना है कि महकमे की काली भेड़ों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं और कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले और मनपसंद अफराद के मीटर्स लगाने वाले जो एसडीओज हैं और जो मीटर्स गायब करने में मुलव्वस जो भी पाया गया, उसके खिलाफ महकमाना कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाए। मनपसंद अफराद को हजारों रुपए का फायदा पहुंचाया गया। अवैस अली, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद की इंडिपेंडेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अस्पताल में स्टाफ नर्सेस को हिरासा किया जाता है। महकमा सेहत की रिपोर्ट ने राज अफशा कर दिया। आला अफसरान की खवातीन के साथ नाजेबा हरकत और गालम गलोच की शिकायत पर डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा सेहत इंतजामिया ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार हुसैन, इल्जामात और इंक्वायरी के हवाले से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इंडिपेंडेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो अस्पताल है, इससे मुतल्लिक ख़ास महकमे की जानिब से जो है रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें यह इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अस्पताल में तैनात आला अफसर जो है वो वहाँ पे ख़वातीन जो स्टाफ नर्सें हैं इन्हें जो है हरासा करता है। और इसके साथ साथ वहाँ पे जो ख़वातीन स्टाफ अमला वहाँ पे तैनात है और अहला ओहदे पे फैज़ है, उनके साथ जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात बना रखे हैं, नाजेबा हरकत जो है वो अस्पताल में की जाती हैं। स्टाफ नर्सों को जो है गालम गलोच उनके साथ जो है पेश आया जाता है। तो इस सिलसिले में जो ख़ास रिपोर्ट मसूल होने के बाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की जानिब से हदायत जारी की गई है महकमा सेहत इंतजामिया को कि इस मामले की जो है वो इंक्वायरी की जाए। और इस सिलसिले में जो COL फैसलाबाद है उनकी जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर फॉर डॉक्टर अदरान महमूद को जो है इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। और महकमा सेहत की जानिब से मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो इंडिपेंडेंट अस्पताल है इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। ज़दार, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको अपडेट है,
फैसलाबाद की इंडिपेंडेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी के अस्पताल में स्टाफ नर्सेस को हिरासत किया जाता है। महकमा सेहत की रिपोर्ट ने राज अफशा कर दिया। आला अफसरान की खवातीन के साथ नाजेबा हरकत और गालम गलोच की शिकायत पर डेप्यूटी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा सेहत इंतजामिया ने इंक्वायरी शुरू कर दी है। और अभी आपको बताएं, फैसलाबाद डिवीजन के 46% तलबा ने मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ दी। फैसलाबाद, झंग, चरनियोट और जोबा के 73,172 तलबा ने मैट्रिक के बाद इंटरमीडिएट में दाखिला ही नहीं लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन के 46% तलबा ने मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ दी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, आगाह कीजिएगा, कितने बच्चों ने मैट्रिक का दाखिला भिजवाया था? इंटर में कितने बच्चों को दाखिला दिया गया है? जी, फैसलाबाद में तालीम की इंतहाई मायूसकुन सूरत हाल सामने आई है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो फैसलाबाद में इंतहाई मायूसकुन फैक्ट एंड फिगर सामने आए हैं। मैट्रिक करने वाले 46% तलबा जो हैं वो तालीम छोड़ गए हैं और इस हवाले से तालीम बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से जो इंटर के नताइज जारी किए गए गुज़श्ता रोज, उसमें जो डाटा सामने आया अब वो होश उड़ा देने वाला था, क्योंकि फैसलाबाद के 73,000 से ज़ायद तलबा हैं जिन्होंने मैट्रिक के बाद अपनी तालीम को जारी नहीं रखा और वो तालीम छोड़ गए। इस हवाले से अगर बात करें सिर्फ फैसलाबाद डिवीजन की तो 73,172 अब वो तलबा तालबात हैं जिन्होंने 2020 में मैट्रिक किया, लेकिन 2022 में वो इंटरमीडिएट के इम्तहानात में अपीयर नहीं हुए। ये बहुत बड़ी तादाद है और यकीनी तौर पर ये लम्हा फिक्रिया भी है हुकाम के लिए कि वो अपने बच्चों को तालीम में इंगेज नहीं रख सके। इस हवाले से अगर बात करें फैसलाबाद डिवीजन के दीगर इजला की तो सिर्फ फैसलाबाद जिला जो है उसमें 41,829 बच्चे मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ गए। कहीं भी इंटरमीडिएट में उन्होंने अपना दाखिला जो है वो नहीं इंश्योर किया। इसी तरह अगर चिनोट की बात करें तो 5,996 तलबा हैं जो कि मैट्रिक के बाद अपनी तालीम को जारी नहीं रख सके। जंग में 13,442 बच्चे तालीम छोड़ गए मैट्रिक करने के बाद। और इसके अलावा टोबा डेक्सिंग की अगर बात करें तो 11,905 वो तलबा हैं जिन्होंने 2020 में मैट्रिक का इम्तिहान दिया, लेकिन उसके बाद अपनी तालीम को जारी नहीं रखा। इस हवाले से माहिर तालीम हमारे साथ मौजूद हैं सदाकत लोधी, उनसे बात करेंगे। सर, इंतहाई मायूसकुन सूरत हाल है फैसलाबाद में तालीम की। मैट्रिक के बाद बच्चे बड़ी तादाद में तालीम छोड़ जाते हैं और जो रिसेंट फिगर सामने आया तालीम बोर्ड फैसलाबाद के नताइज के बाद 46% तलबा मैट्रिक जो है वो उसके बाद तालीम छोड़ चुके हैं। क्या वजूहात देखते हैं फैसलाबाद में तालीम से दूरी की और बच्चे मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ जाते हैं? जी, बहुत शुक्रिया। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि मैट्रिक के बाद इतनी बड़ी तादाद में बच्चों का तालीम को छोड़ जाना। ये लम्हा फिक्रिया है गवर्नमेंट के लिए कि इतनी बड़ी तादाद बच्चों की जो पढ़ना चाहती है और मैट्रिक तक तो वो पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो फर्स्ट ईयर में जो इंटरमीडिएट में नहीं पहुंच सकते। उसकी वजूहात हैं कुछ, और उसमें ख़ास तौर पे मैं समझता हूं कि अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं फैसलाबाद में जो मैट्रिक करवाते हैं उनकी तादाद तकरीबन 600 है और ये एक अरसा से है। और उसके बाद जब हम कॉलेजेस की तरफ देखते हैं तो कॉलेजेस जो हैं उनकी टोटल तादाद जो है वो तकरीबन 50 के करीब है। 50 कॉलेजेस हैं और उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो इन बच्चों को अपने अंदर समा सकें। और यकीनन जो मुल्की हालात रहे हैं और उसके बाद कोविड भी, उसका भी बहुत बड़ा असर रहा है और लोगों के कारोबार ख़त्म हुए हैं, बिजनेस ख़त्म हुए हैं, लेबर ख़त्म हो गई। तो इस हवाले से जो ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स में बच्चे पढ़ने वाले होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन नहीं ले सकते, वो अफोर्ड ही नहीं करते, और ख़ास तौर पे इस दौर में तो बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते। तो इस 50 कॉलेजेस में इतने बच्चों का समाना बहुत मुश्किल है। अगर गवर्नमेंट मज़ीद कॉलेजेस बनाए तो ये जो 46% बच्चों ने अपनी एजुकेशन छोड़ी है तो वो बिल्कुल इन कॉलेजेस में आएंगे और अपनी तालीम को जारी रखेंगे। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर बहुत बड़ा फिगर है। 46% तलबा फैसलाबाद के मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ गए हैं और ये डाटा सिर्फ पिछले 2 साल का है। 2020 में मैट्रिक में अपीयर होने वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद 1,57,000 थी, लेकिन फैसलाबाद के 46% तलबा ने मैट्रिक के बाद तालीम छोड़ दी। जहांगीर, आप अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले मजीद 2 दर्जन से जायद आलात और पुर्जाजात की दरामद पर 35% तक एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी आयद कर दी है। कार डीलर्स ने गाड़ियों की पैदावारी लागत बढ़ने और गाड़ियां मजीद महंगी होने से खबरदार कर दिया।
इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा शराज भट्ट से। जी शराज, बताइएगा मजीद क्या कहना है कार डीलर हजरात का? इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ऑटो सेक्टर है वो तबाहहाली का शिकार है और इसके साथ साथ अब गाड़ियों की कीमतें बढ़ने के साथ साथ जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, जो पुर्जे इस्तेमाल होते हैं, उनके ऊपर भी ड्यूटी जो है वो बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से गाड़ी असेंबल होगी तो उसकी पैदावारी लागत जो है वो बढ़ जाएगी। पैदावारी लागत बढ़ने से शोरूम मालिकान और जो ट्रेडर्स हैं, जो खास तौर पर कार डीलर्स हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा होगा और यहां तक कि ये ऑटो सेक्टर पाकिस्तान के अंदर बंद होने का भी खदशा है। हमारे साथ डीलर्स मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर बताइएगा, गाड़ियों के पार्ट्स अगर महंगे हो गए तो आम आदमी के लिए गाड़ी खरीदना तो ख्वाब बन जाएगा। भाई गाड़ियों का पहले ही बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया। उसकी वजह यह है कि पहले तो बायोमेट्रिक का बहुत ज़्यादा मसला बन गया है। जिस बंदे के पास जाते हैं वो कहते हैं पैसे दें, फिर बायोमेट्रिक अंगूठा लगाएंगे। पहले हमारा काम जो है वो सिफर है बिल्कुल। हम सुबह आते हैं, शाम तक आराम से बैठ के लोगों के चेहरे देख के चले जाते हैं। अगर पार्ट्स महंगे हो गए तो इसका मतलब यह है कि ये जो हमारा गाड़ियों का सिलसिला कार है, जो हम लोग अपने बच्चों के लिए मजदूरी मेहनत करके लेके जाते हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त मेरे कैमरामैन अगर वहीद मेरे साथ आएँ और उनको दिखा सकें कि ये गाड़ी की जो बैक लाइट है ये भी उन पार्ट्स में शामिल है, फ्रंट लाइट भी इसी तरीके से शामिल है, इसका एम्बलम शामिल है, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जिसमें इंजन के हैं, कुछ स्टीयरिंग है, कुछ व्हील है, कुछ वॉल्यूम और क्रूज कंट्रोल के जो बटन्स होते हैं जो स्टीयरिंग के ऊपर मौजूद होते हैं। इनकी कीमतों में जो है वो इजाफा होने जा रहा है। इनके ऊपर ड्यूटी जो है गाड़ियां मजीद महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। शराज अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद में सेल्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड सीमेंट का कारोबार करने वाले 100 से ज्यादा अफराद एफबीआर के रडार पर आ गए। रवा साल करोड़ों रुपए का सीमेंट खरीदा गया, मगर सेल्स टैक्स कौमी खजाने में जमा हुआ, ना ही खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड दिया गया। तफसीलात जान लेते हैं, उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद डिवीजन में 100 से जायद ऐसे अफराद सामने आए हैं जो कि सीमेंट का कारोबार कर रहे थे, मगर वो सेल्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे। इस हवाले से 1 जनवरी से लेकर अब तक एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इन अफराद की जानिब से अरबों रुपए का कारोबार किया गया, जिस पर करोड़ों रुपए सेल्स टैक्स बनता था और इन अफराद की जानिब से सेल्स टैक्स शहरियों से वसूल किया जाता रहा, मगर कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया क्योंकि ये लोग सेल्स टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड थे। एफबीआर हुक्काम के मुताबिक इन तमाम अफराद की तफसीलात जो फैक्ट्रियों की जानिब से रिकॉर्ड फराहम किया गया है वहां से हासिल की गई हैं और अब इन तमाम अफराद को नोटिस भिजवा दिए गए हैं कि उनकी जानिब जो वाजिबात एफबीआर के बनते हैं वो फौरी तौर पर अदा किए जाए। बसूरत दीगर तमाम अफराद को नोटिस भिजवा दिए गए। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के मिल्लत चौक में चंद माह कबल लगे इशारे खराब हो गए। कैबिन में वार्डन तक मौजूद नहीं, शहरियों के शिकवे शिकायत बढ़ने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं फसी नकवी से। जी फसी, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इधर मिल्लत चौक पता नहीं चल रहा कि कौन सा इशारा चालू है, कौन सा खराब हो चुका है, और बेक वक्त जो है वो पीली बत्ती और जो हरी बत्ती है वो चल रही है। और यहाँ पर अभी चंद माह कबल ही लगाए गए ये इशारे थे जो कि जिनमें से अक्सर जो है वो खराब हो चुके हैं। यहाँ पर किसी किस्म के वार्डन भी कैबिन के अंदर मौजूद नहीं है जो कि ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। हमारे साथ यहाँ पर शहरी मौजूद है, ये इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा कि समझ आ रही है किधर जाना है, कौन से इशारे चल रहे हैं, कौन से रास्ते पर जाना है? जी भाई, ये चंद माह कबल ये जो इशारे लगाए गए हैं लेकिन इनका कोई नहीं समझ आ रही। कोई चल रहा है, कोई रेड है, कोई ग्रीन हो रहा है, यानी कि कोई सिग्नल की पाबंदी नहीं हो रही। दूसरे नंबर पे ना तो यहाँ कोई वार्डन वाला मौजूद होता है, कोई अहलकार वार्डन का यहाँ पर नहीं होता ड्यूटी पे मौजूद है। और तीसरे नंबर पे ये जो रोड है ये फैसलाबाद का मसरूफ तरीन रोड है और आए दिन यहाँ कोई ना कोई हादसा होते रहते हैं, कोई ना कोई एक्सीडेंट ये इशारों की वजह से होते रहते हैं। और ये गवर्नमेंट भी इस पे नोटिस नहीं ले रही और ना कोई अहलकार यहाँ पे मौजूद है, ना कोई पूछने वाला है, ना कोई लोग आते हैं अंधाधुन आते हैं, ना इशारों की समझ आ रही है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट वगैरह होते रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, शहरी ने बड़ी खूबसूरती से बताया कि ये शहर फैसलाबाद का एक मसरूफ रोड है। ना तो किसी किस्म के इंतजामिया के यहाँ पर जो वार्डन मौजूद है, ना ही यहाँ पर इशारों को ठीक करने के लिए यहाँ पर अभी कोई अमला है, जबकि ये मसरूफ रोड होने के साथ साथ यहाँ पर अक्सर जो बेचते हैं के इशारे खराब हो गए। फसी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
दूसरी जानिब अहमदपुर सयाल में रिटेलर्स एसोसिएशन की जानिब से 2 रोज से काम बंद है। BISP की इमदादी रकूम हासिल करने वाली खवातीन रुल गईं। इसी पर मजीद बात करेंगे अमार यासिर से। जी अमार, बताएगा खवातीन को किन मुश्किलात का सामना है। बिल्कुल बेस्प इंतजामिया की जानिब से रिटेलर एसोसिएशन को नजायज़ तंग करने पर आज रिटेलर एसोसिएशन की जानिब से जो है वो काम बंद करके दूसरे रोज़ जो है हड़ताल का सिलसिला जारी है। आज रिटेलर एसोसिएशन की जानिब से गढ़मराजा मोड़ पर एहतजाजी मुजाहरा भी किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने जो हाथों में अपने मुतालबात के लिए प्ले कार्ड्स भी उठा रखे हैं और सराप एहतजाज बने हुए मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या मुतालबात हैं आपके, क्या तंग किया जा रहा है आपको बेस्प इंतजामिया की जानिब से? हमारे मुतालबात है कि हम बैंक का भी मतलब कि टारगेट पूरा करते हैं और बेस्प का भी मतलब कि जो क्राइटेरिया होता है या SOPs होते हैं जो हमें दिए गए हम वो पूरे करते हैं, लेकिन आए रोज़ हमें बिला वजह तंग किया जाता है और हमें ब्लैकमेल किया जाता है, जिसकी वजह से ये हम एहतजाज कर रहे हैं। और हमारा मुतालबा है कि हमें रिटर्न फॉर्म में SOPs दिए जाएँ ताकि हम उन SOPs पर अमल दरामद करके बेनिफिशरी की जो खिदमत कर रहे हैं या जिनको मतलब कि हम पेमेंट सर्व कर रहे हैं ये हम उनको पेमेंट ऐसे ही देते रहे। ये आए रोज़ जो हमें बिला वजह तंग किया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है, कभी बेस्प की जानिब से और कभी दूसरी इंतजामिया की जानिब से। और ये आए रोज़ जो हमारी ये झूठी कंप्लेन बना के जिनमें कोई प्रूफ भी नहीं होता, ना ही वो मतलब कि जो कंप्लेन करते हैं उनके पास कोई किसी किस्म का कोई सबूत नहीं होते, वो अक्सर ये हमारी कंप्लेन मीडिया पे चला देते हैं, जिसकी वजह से रिटेलर यूनियन को मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमारा ये मुतालबा है कि जो SOPs है हम उन पर सख्ती से अमल कर रहे हैं और आए रोज़ बेस्प इंतजामिया की जानिब से हमारे पास विजिट भी किए जाते हैं। दौरान विजिट उनके पास कोई कंप्लेन मौजूद नहीं होती। जब हम ये काम ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद ब्लैकमेल अनासर जो है वो बेस्प इंतजामिया को हमारी वीडियो बना के देते हैं, जिसके बाद वो हमारे खिलाफ गैर मुनसफाना कार्रवाई शुरू कर देते हैं। एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है और इनके मुतालबात हैं कि बेस्प इंतजामिया की जानिब से इन्हें जो है वो नजायज़ तंग किया जाता है, मन घड़त FIR करवाई जाते हैं। इस हवाले से इनका कहना था कि बेस्प इंतजामिया के आला हुकाम जो है उनके साथ मुतालबात के हवाले से इनसे बातचीत करें और इन्हें एक मुकम्मल तौर पर SOPs जो है वो फराहम करें। 2 रोज से जो है वो रिटेलर एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज यासिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं टोबा टेक्सिंग के डेप्यूटी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में सफाई के नाकिस इंतजामात पर डेप्यूटी कमिश्नर अरशद भद्दर ने नोटिस ले लिया। कॉम्प्लेक्स की सफाई शुरू कर दी गई। शहर भर में होने वाली सफाई की सूरत हाल पर भी रोजाना रिपोर्ट तलब कर ली गई है। तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में सफाई के मामलात को मजीद बेहतर किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग चौधरी मोहम्मद अरशद बदर ने जिला कौंसल और म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान को हदायत जारी की हैं कि रोजाना की बुनियाद पर सफाई के जो इंतजामात हैं उनका जायजा लिया जाए और उनको रिपोर्ट भी भिजवाया जाए। इनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि टोबा टेक्सिंग शहर में सफाई के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर ये बात वजाहत करना चाहता हूँ कि मैं जब सुबह के वक़्त उठता हूँ फजर की नमाज के बाद तो मुतअद्दिद बार मैं बाहर निकला हूँ गाड़ी लेके। शहर का मैंने विज़िट किया है, सफाई के मामला को मैंने चेक किया, जो चीज़ें थी वो हमने CO MC को पॉइंट आउट की हैं। ये मैं अपने 1 महीने का टाइम में 4 दफ़ा ये बात काम कर चुका हूँ कि मैं बाहर जाके अर्ली मॉर्निंग जब ये सफाई वाले काम शुरू करते हैं तो उस वक्त मैं शुरू करता हूँ। अब एक हमारा जो कल खबर चली थी कि DC कम्प्लेक्स में, DC कम्प्लेक्स क्योंकि बहुत बड़ा है, यहाँ पर एक साइड से शुरू होता है, दूसरी साइड से फिर सेशन कोर्ट का शुरू हो जाता है और हमारा DC कम्प्लेक्स ज़ेर तामीर भी है, नया DC कम्प्लेक्स बन रहा है, यहाँ पे लेबर भी काम कर रही है। लेकिन उसके बावजूद हमने आज कोई बहुत बड़ी 2-4 टीमें लगा के इसमें सफाई सुथराई का जो काम है वो बड़ा तेज़ी से जारी है। ये इंशाल्लाह आज शाम तक ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा। सर, ये बात मुशाहिदे में आई है कि मुख्तलिफ मुकामात पर लोग जो है वो कूड़े के ढेरों को आग लगाते हैं, फसलों की बाकियात को आग लगाते हैं। इस हवाले से आपने क्या काम जारी किए हैं? जी, इस हवाले से गुजारिश ये है कि फसलों की बाकियात का अभी तक हमारे ज़िले में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। सिर्फ कूड़े के ढेरों को लाइल्मी की वजह से लोग आग लगा देते हैं। जैसे कि अभी मैंने देखा है कि ये रेलवे की हदूद में रेलवे लाइन के साथ किसी रेलवे के एहलकार ने या किसी और बंदे ने आग लगाई है। वो थोड़ी सी आग थी लेकिन हम उन्हें उस पर भी एक्शन लिया है, उनको भी बुला लिया अपने ऑफिस में कि आप वजाहत करें कि ये बंदे ने क्यों आग लगाई है।
जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मोक को आफत भी करार दिया गया और इस हवाले से शहरियों से अपील की जा रही है कि वो भी इंतजामिया के साथ ताउन करें अपनी शहर गलियों भर में मोहल्लों। सफाई मुहिम तेज कर दी गई। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, चन्योट में बुकला बार की पुलिस की जानिब से कचहरी का मुहासरा करने पर हड़ताल। जमानत के केस लटक गए, साइलिन को परेशानी का सामना रहा। तफसीलात जानेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का कहना है कि बिला वजह कचहरी का पुलिस की जानिब से मुहासरा किया गया है, जिसकी उन्होंने मजम्मत की है और आज बाकायदा हड़ताल कर दी है, जिस वजह से जो अदालती साइलिन है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वकला की हड़ताल है, अदालती अमूर का मुकम्मल तौर पर बाइकाट कर दिया गया है। साइलिन हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं, क्या मसला है आपका? जी, मौजा चकबंदी से आया हूँ मैं, और अपने भाई के लिए केस था, उनकी ज़मानत के लिए मैं आया हूँ। तो यहाँ पे हड़ताल है, आए रोज़ हड़ताल होती है, इसलिए हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। 15 किलोमीटर का सफ़र है, इसलिए इससे दरख्वास्त है कि हड़ताल बंद की जाए। ये वकीलों की बिल्कुल जी, जो साइलिन है उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और उनका कहना है कि मौजा चकबंदी से वो आए हैं और उसके भाई की ज़मानत का केस था, चूँकि जो है वो चिन्योट बार एसोसिएशन की जानिब से आज सुबह ही जो है वो हड़ताल की गई है, उन्हें मालूम नहीं हो सका, जिस वजह से उन्हें चक्कर भी बार बार लगाना पड़ रहे हैं। इसी तरह दीवानी और इसके साथ साथ दीगर जो मुतफर्रिक केसेज हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। बार एसोसिएशन का कहना है कि बिला जवाज़ कचहरी में जो है वो मुहासरा किया गया है, जो गैर कानूनी मावराए अदालती जो है वो काम है, जिसके खिलाफ उन्होंने हड़ताल कर दी है। और चिन्योट पुलिस की जो गैर साइलिन को मुश्किलात का सामना है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब गोजरा से बजरिया ट्रेन कराची का सफर करने वाले शहरियों के लिए खुशखबरी। सैलाब के बायस बंद मिल्लत एक्सप्रेस कराची के लिए बहाल कर दी गई। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा हाफिज फरहान अली से। जी हाफिज फरहान अली, क्या अपडेट्स हैं? बिल्कुल, गोजरा के शहरों की खुशखबरी ये है कि मिल्लत जो है वो गोजरा से जो कि कराची के लिए जाती थी वो बहाल हो चुकी है। गोजरा रेलवे स्टेशन पर आज पहले दिन यहाँ से ट्रेन जो है वो जा रही है। मेरे साथ कुछ शहर भी मौजूद है जो कि अभी थोड़ी देर के बाद ही गाड़ी यहाँ पे पहुंचने वाली, जिसमें सफर करेंगे, बात भी करते हैं। कितना देख रहे हो जी, ट्रेन आज सुबह बहाल हो गई है, कितनी परेशानी? बहुत खुश हुई है, बहुत परेशानी है साडे वास्ते। ये साडे वजीर आजम साहब की, रेलवे वजीर की, साहब बड़ी मेहरबानी है जिन्होंने सर्विस बहाल की है। अच्छी बहुत परेशान था, कराची जाना सी और कराची जो वापस आने से टोबे उतरना पैंदा सी रहमान बाबा दे। इन्हां दी बड़ी मेहरबानी है। बाकी एक मेहरबानी है हुकूमत दे कोल कि साडे शहर दा कोटा बहुत कम ने, साडा कोटा वधाया जाए। साडी सिर्फ टोटल 6 बसां कोई दे कोल ने, आवाम ज्यादा इत्थे दी साडियां बसां बहुत कम ने। साडे ते ए मेहरबानी करके साडा कोटा वधाया जाए। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, बड़ी मेहरबानी होगी। आज जैसे कि आपने सुना कि शहरी काफी खुश हैं, लेकिन मुतालबा भी कर रहे हैं कि यहाँ कोटा जो है वो बढ़ाया जाए। रेलवे स्टेशन पर रश ज्यादा होता है लेकिन टिकटें बहुत कम यहाँ पर मुहैया होती है। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे भाई? जी, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि गोजरा से ट्रेन जो मिल्लत एक्सप्रेस का स्टाफ था गोजरा से चल पड़ी है कराची के लिए। हमें भी बहुत मुश्किलात थी, फैसलाबाद से जाना पड़ रहा था कराकरम पे और भी ट्रेनों पे, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो सीटें हैं बहुत कम हैं, काफ़ी मुसाफिर ज़रा 10-12 दिन से पहले बुक हुई होती हैं, तो लोगों को बहुत सामना कर रहा है, मुश्किलात का सामना बहुत है। ठीक है ना जी, मेहरबानी फरमा के गोजरा का कोटा बढ़ाया गया। आज जैसा कि आपने सुना कि शहरी जो है वो अपील कर रहे हैं कि कोटा बढ़ाया है। ट्रेन भी बिल्कुल पहुंच चुकी है, आप पीछे देख सकते हैं कि ट्रेन आ रही है। मेरे साथ स्टेशन मास्टर भी मौजूद है। सर, आप मुख्तसर अल्फाज में बताइएगा क्यों शहरी का ये मसला है कि टिकटें क्यों कम है? यहाँ पे हमारे रिजर्वेशन जो कोटा है उसकी टोटल 6 बर्थ हैं और 2 सीटें हैं, वही हम कर सकते हैं। ये तो है कि रेलवे मिनिस्टर साहब हैं, हमारे सीओ साहब हैं, वही इसको बढ़ा सकते हैं। हमारे पास जितनी अवेल होती है हम वही कर सकते हैं। यहाँ पर 6 बर्थ हैं, 2 सीटें होती हैं, बस यही बात। हाँ भाई, यही है। जैसे कि आपने सुना कि स्टेशन मास्टर का ये कहना है कि सिर्फ 6 बर्थें और 2 सीटें हैं, जिनकी वजह से शहरी। मिल्लत एक्सप्रेस कराची के लिए बहाल कर दी गई। हाफिज फरहान अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस सिद्दीकी चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट तैनात कर दिए गए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार।
جی بالکل، محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی جانب سے ڈاکٹر محمد یونس کو جو ہے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جنرل اسپتال تعینات کر دیا گیا ہے، اور اس سلسلے میں محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی جانب سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل ڈاکٹر محمد عابد کو جو تھا وہ اضافی طور پہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جنرل اسپتال سونپا گیا تھا، کیونکہ ڈاکٹر محمد عابد EMS ایڈمن کے طور پہ اپنے فریض کا انجام دے رہے تھے، مگر ڈاکٹر حبیب بٹر جو کہ جنرل اسپتال کے MS رہے، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی جانب سے ڈاکٹر محمد عابد کو جو تھا وہ اضافی چارج میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کا سونپ دیا گیا تھا، اور اب محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی جانب سے ڈاکٹر یونس کو جو ہے وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ جنرل اسپتال کا چارج سونپ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے عزادار حسین، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب ریونیو افسران کے جوڈیشل فیصلوں کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا، ان کے خلاف کرپشن کیسز دائر نہیں ہو سکیں گے۔ محکمہ ریونیو فیصل آباد کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آ گیا۔ ریونیو افسران کے جوڈیشل فیصلوں کو قانونی تحفظ حاصل ہوگا، ان کے خلاف کرپشن کیسز دائر نہیں ہو سکیں گے۔ محکمہ ریونیو فیصل آباد کی جانب سے اہم فیصلہ سامنے آ گیا ہے۔ اس فیصلے کے حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عبدالرحمان سے۔ جی عبدالرحمان۔ جب بات کریں ریونیو کے حوالے سے تو یہاں پر اہم اعلان یہ سامنے آیا ہے کہ یہاں پر SMBR کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا ہے کہ کوئی بھی ریونیو کے متعلق ڈیسیجن ہوتا ہے تو اس میں جو بھی ڈیسائیڈ کرتا ہے اور ایک باقاعدہ جوڈیشل ججمنٹ لکھتا ہے، فیصلہ لکھتا ہے، تو اس کو اس فیصلے کی بنیاد پر کہیں پر چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ گڈ فیتھ میں ہونے والا فیصلہ ہوگا، وہ بدل بھی جاتا ہے یا اس پر کوئی مسئلہ بھی آتا ہے تو اس پر کرپشن کے چارجز عائد نہیں کیے جائیں گے، چاہے کچھ بھی ہو، کیونکہ بتایا گیا کہ یہ گڈ فیتھ میں کیے جانے والے جوڈیشل ججمنٹس ہوتے ہیں جن پر کوئی بھی اعتراض سامنے نہیں لایا جا سکتا، اور اس کی بنیاد پر ان متعلقہ جو افسران ہیں ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ان پر اس طرح سے الزامات بھی عائد نہ کیے جائیں، کیونکہ یہاں پر ADCR کی جانب سے یا ریونیو افسران کی جانب سے جو بھی ڈیسیجن لکھے جاتے ہیں، جب ریٹن ڈیسیجن آ جاتے ہیں تو پھر اس کی بنیاد پر ان پر اعتراضات ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ وہ فیصلے ان افسران کی جانب سے گڈ فیتھ میں کیا جاتے ہیں، تو اس طرح سے جو ان پر کرپشن کے الزامات عائد کرنا وہ غلط ہے۔ اپیل کی جا سکتی ہے اس فیصلے کی اپر کورٹ میں، لیکن اس کی بنیاد پر ان افسران کو ٹارگٹ کرنا غلط ہوگا۔ یہ SMBR کی جانب سے تمام متعلقہ افسران کو بتا دیا گیا، نوٹیفکیشن بھی جاری۔ عبدالرحمان تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ دوسری جانب چنیوٹ کے شہریوں کے لیے خوشخبری سامنے آ گئی۔ محکمہ لائف سٹاک میں بھرتیوں کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، محکمہ لائف سٹاک چنیوٹ میں بھرتیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ نائب قاصد، چوکیدار، کیٹل اٹینڈنٹ، سینیٹری ورکر کی 16 سیٹیں خالی ہیں۔ درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 3 نومبر ہے، جبکہ انٹرویوز 8 نومبر کو لیے جائیں گے۔ اسی پر مزید بات کریں گے وقار گھمن سے۔ جی وقار۔ چنیوٹ کے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے کہ محکمہ لائف سٹاک میں بھرتیوں کا اعلان کیا گیا ہے۔ 16 جو سیٹیں ہیں جن پر بھرتیاں کی جائیں گی، جن میں نائب قاصد، چوکیدار، کیٹل اٹینڈنٹ اور سینٹری ورکر شامل ہے۔ نائب قاصد کے لیے 3 اسامیاں ہیں جن پر 18 سے 30 سال کی عمر کے درخواستگاروں سے درخواستیں طلب کی گئی ہیں۔ چوکیدار کے لیے بھی عمر 18 سے 35 سال رکھی گئی ہے اور اس کی 1 اسامی ہے۔ کیٹل اٹینڈنٹ کی 6 اسامیاں ہیں اور اس کے لیے 18 سے 33 سال عمر رکھی گئی ہے۔ سینٹری ورکر کی بھی 6 اسامیاں ہیں اور اس پر 18 سے 40 سال کی عمر رکھی گئی ہے۔ درخواست جمع کروانے کی 3 نومبر آخری تاریخ ہے، جبکہ 8 نومبر کو انٹرویوز ہوں گے۔ محکمہ لائف سٹاک کا یہ کہنا ہے کہ یہ تمام بھرتیاں کنٹریکٹ بیس پر ہوں گی اور میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ 8 نومبر کو ان کے انٹرویوز ہوں گے اور جو تمام درخواست گزار ہیں اپنی درخواستیں اور جو ان کے کوائف ہیں محکمہ لائف سٹاک تمام بھرتیاں میرٹ اور کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہوں گی۔ وقار گھمن اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، سٹی 41 کی خبر اجاگر کرتے ہی ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو واجبات ادائیگی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ سیلز ٹیکس ریفنڈز 1 ماہ سے رکے ہوئے تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، سٹی 41 کی خبر اجاگر کرتے ہی ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کو واجبات ادائیگی کا عمل شروع ہو گیا۔ سیلز ٹیکس ریفنڈز 1 ماہ سے رکے ہوئے تھے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال، بتائیے گا اس حوالے سے۔
जी बिल्कुल, रुके हुए सेल टैक्स के ऊपर सिटी 41 की तरफ से इस इशू को उजागर किया गया तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से FBR को डायरेक्शन देते हुए रुके हुए सेल टैक्स रिफंड जो जारी करने का हुक्म दिया, लेकिन ताहाल अभी तक 20 दिनों तक 5 अक्टूबर तक 15 सितंबर से लेकर अनाउंसमेंट हुई है। हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान हाउसिंग मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर एसोसिएशन ख्वाजा हमजा मौजूद, इनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, 20 दिन का हो गया रिलीज, लेकिन ये पहले सुना जा रहा था बड़ी खतरनाक खबर कि दिसंबर तक नहीं जारी होगा, लेकिन क्या समझते हैं ये वो पैसे हैं जो कि एक्सपोर्टर के हैं? बिजली की सस्ती कीमतें मिल गई, लेकिन ये रुके रहने से SME तो बहुत कमज़ोर हो जाता है। क्या आप समझते हैं कि इसकी तसलसल कितना बरकरार रहना ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये कोताही हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जहाँ वो बाकी बेशुमार उन्होंने अच्छे काम किए, एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी लेके आए, एनर्जी टैरिफ उन्होंने हमारे मुतालबे पर, उनकी मेहरबानी है, वो बेहतर किया। तो इस वक्त हमारा रॉ मटेरियल वो नॉन ट्रेडिशनल चेन सप्लायर के पास चला गया हुआ है। कोयला लेना है, धागा लेना है, वो नॉन ट्रेडिशनल सप्लायर बेशुमार मिलें बंद हो चुकी हैं। कई नई मिलों से लेते हैं, नकदों में लेना पड़ता है। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमें कैश पर ख़रीदारी करनी पड़ रही है। हमारा फाइनेंशियल इमेज मुल्क का इतना अच्छा नहीं, जो बैरूनी ममालिक के सप्लायर थे जिनसे पहले हम क्रेडिट में भी ले लेते थे, अब वो भी तकाजा करते हैं कि हमें पहले TT लगवाएं। तो कैश फ्लो हमारा स्ट्रांग होगा तो हम सरवाइव कर पाएंगे। तो ये सेल टैक्स के पैसे तो हमारे ही पैसे जो हमने नकद अदा किए हुए, महकमे ने अपने पास अमानतन रखे हुए, और उसकी कंडीशन यही थी कि जो ही आप एक्सपोर्ट करते हैं, आपकी प्रोसीड्स रियलाइज होती हैं तो आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। उसको रोकना ये मुनासिब नहीं। और ये लोग ये बरमला कहते हैं कि सागडार साहब की रजीम में वो अक्सर ये प्रॉब्लम आती है। तो जहाँ इतने अच्छे काम किए हैं सागडार साहब ने, ये इस पर वो तवज्जो दें, ये सारा रिलीज़ करें और फौरी रिलीज़ करें, फौरी रिलीज़ किया जाए और सारे का सारा रिलीज़ किया जाए, ताकि कैश फ्लो का मसला, जो ख्वाजा साहब ने कहा कि कैश फ्लो का मसला है, क्योंकि एक SME की बात करें उसके बाद एक मखसूस जो मौशियत अपने पास महफूज होती है, और फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं पैसे भर जाएंगे, तो कैश फ्लो को रखने के लिए और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल ऑर्डर्स को टाइम पे मेंटेन करने के लिए जितने टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को वाजिबात की अदायगी शुरू हो गई। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सार्फिन के लिए LPG की कीमत मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 2375, जबकि सिलेंडर सिक्योरिटी 7500 रुपए करने की मंजूरी देती है। आपको अपडेट कर रहे हैं, सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सार्फिन के लिए LPG की कीमत मुकर्रर कर दी गई। ओगरा ने 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की कीमत 2375, जबकि सिलेंडर सिक्योरिटी 7500 रुपए करने की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद सिप्रा से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, सोई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सार्फिन के लिए LPG की कीमत मुकर्रर कर दी गई है और ओगरा ने बाज़ाब्ता तौर पर उसकी मंजूरी भी दी है। ओगरा की जानिब से जो मंजूरी दी गई है उसके मुताबिक जो SNGPL के सार्फिन है उनको 11.8 kg का जो सिलेंडर है उसकी गैस की कीमत 2375 रुपये मुकर्रर की गई है, जबकि सिलेंडर की सिक्योरिटी 7500 रुपये है। दोनों अदायगियां करने पर सार्फिन कंपनी के तमाम दफातर से LPG सिलेंडर हासिल कर सकेंगे। और उसके साथ में ये भी कहा गया है कि मौसम सरमा के बाद अगर सार्फिन अपना सिलेंडर वापस करना चाहते हैं तो वो वापस करेंगे और उनकी 7500 रुपये जो सिक्योरिटी SNGPL के पास सबमिट होगी वो उनको रिफंड कर दी जाएगी। ठीक है, शायद से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना रोजगार शुरू करने वाली खवातीन के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म। खवातीन विमेन चैम्बर की मेंबर बनकर सीनियर से गाइडलाइन और ट्रेनिंग्स हासिल कर सकेंगी। फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपना रोजगार शुरू करने वाली खवातीन के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं खज़ा लियाकत से। जी खज़ा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद विमेन चैम्बर ऑफ
कॉमर्स में दुनिया भर की कारोबारी खवातीन के लिए एक प्लेटफॉर्म फ्राहम किया जाता है, जहाँ पे कारोबारी खवातीन को सीनियर गाइडेंस भी दी जाती है। मेरे साथ इस वक्त साबिक सदर निगर शाहिद मौजूद हैं। आइए इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी, आप इस हवाले से मजीद क्या कहेंगे कि कारोबारी खवातीन को एक प्लेटफॉर्म जो है विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है? जी, थैंक यू वेरी मच हिल्जा। मैंने आपको हमारे विमेन चैम्बर में मैंने पूरा 1 साल काम किया है, तो मैंने काम ही यही किया कि मैं उनकी एंटरप्रेन्योर्स की प्रोग्रेस के लिए काम करूं। हमने काफ़ी सेशंस कराए जिनमें हमने लोन्स भी लोगों को लेके दिए। मैंने टैप्टा वालों से भी किया, उनकी बच्चियों को भी हमने बहुत प्रमोट किया। काफ़ी सारी ख्वातीन जिनको पार्लर्स बनाने थे उन लोगों को भी प्रमोट किया गया यहाँ पर, और मुख्तलिफ हमें करती रही हूँ सेशंस भी, ऐसी चीज़ें, एग्जिबिशंस भी हमने किए। वैक्सनेट भी लाहौर में, उन पे मैं अपनी काफ़ी सारी अपनी मेंबर्स को वहाँ भेजा जो हमारी एग्जिबिशन लगा के आई हैं। सो हर जगह, और मैंने इसके लिए 3 कॉन्फ्रेंसेस भी की हैं जिसमें विमेन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मैंने सारा काम किया है। और जो लेटेस्ट भी जो मैंने की थी उसके लिए भी यही है, जो विमेन लेड बिजनेस कर रही हैं और ख़वातीन घरों में बैठी हैं, होम टेक्सटाइल कर रही हैं, उनको आगे लाया जाए एक्सपोर्ट मार्केट में। इस सिलसिले में मेरी उज़्बेकिस्तान और ये सारा सेंट्रल एशिया वगैरह से बात चल रही है। खलफा लियाकत अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।